नमस्कार साथियों, मैं आज कक्षा 12वीं वालों के लिए जो व्यवसाय शिक्षा में है वह जिनके BFSI ट्रेड है एग्ज़ाम से संबंधित उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट 10% लेकर आया हूँ जिनके आंसर भी उसमें दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन से आप क्या समझते हैं, इसके क्या लाभ हैं? वित्तीय समावेशन क्या होता है तो देखते हैं। वित्तीय समावेशन का अर्थ है समाज के हर वर्ग, विशेषकर गरीब, ग्रामीण और वंचित वर्ग तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक या प्रत्येक वर्ग तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना। बैंकिंग की और वित्तीय सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। इसके क्या क्या लाभ होते हैं देखते हैं। बचत और इनकी सुविधा, कर्ज के लिए साहूकारों पर निर्भरता कम या फिर कर्ज के लिए साहूकारों से मुक्ति, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है, आर्थिक असमानता कम होती है। तो बहुत इजी है ये। तो वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है समाज के हर वर्ग जैसे कि गरीब, ग्रामीण, वंचित, इनको भी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की पहुंच मिलना या इन तक बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं पहुंचाना। इसके लाभ हैं बचत और इनकी सुविधा, कर्ज के लिए साहूकारों पर निर्भरता कम होती है, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है और आर्थिक असमानताएं भी कम होती है। दूसरा प्रश्न है, NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। NPA क्या है, इसका बैंकिंग प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर देखिए। जब बैंक द्वारा दिए गए ऋण या अग्रिम पर 90 दिन तक ना तो उसका ब्याज प्राप्त हो ना ही उसका मूलधन का भुगतान हो तो वह NPA कहलाता है। ये प्रश्न पहले भी मैंने बताया था, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में। इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं? बैंक की आय और लाभ दर पर असर पड़ता है इसका, नए ऋण देने की क्षमता घटती है, निवेशकों का विश्वास कम होता है, अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ती है। ये सब कारण क्यों है? बैंक की आय और लाभ पर असर पड़ता है, नए ऋण देने की क्षमता घटती है, निवेशकों का विश्वास कम होता है, अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो पैसा आपने लिया है, अगर आप उसका 90 दिन तक ना तो भुगतान कर रहे हो, यानी ना तो आप मूलधन दे रहे हो ना ही आप उसका ब्याज दे रहे हो, तो बैंक आगे पैसा कहाँ से देगा? तो इसलिए ये सब चार कारण पैदा होते हैं इससे। जब बैंक के पास पैसा आएगा ही नहीं तो बैंक ऋण कहाँ से देगा और लोगों को भी ऋण कहाँ से देगा? उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे लोगों का तो विश्वास ही कम हो गया कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। 3 महीने से पैसा आ ही नहीं रहा तो आगे का पैसा भी आएगा या नहीं आएगा। देखिए तीसरा प्रश्न, मनी लॉन्ड्रिंग। आपने खूब बार नाम सुना होगा, बहुत सी बार नाम सुना आपने मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, बैंक इससे बचाव के लिए क्या कदम उठाते हैं? देखिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अवैध कमाई को कानूनी आय के रूप में दिखाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? जो गैर कानूनी कमाई है, आपकी अवैध कमाई है, उसे कानूनी रूप से दिखाया जाता है। इसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? KYC नियमों का पालन करना चाहिए, संदेहास्पद लेन देन की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, हमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए, ग्राहक की पहचान व निगरानी रखनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? KYC नियमों की पालना करनी चाहिए, संदेहास्पद लेन देन की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए, ग्राहक की पहचान और उस पर निगरानी रखनी चाहिए, तो हम मनी लॉन्ड्रिंग से बच सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि उसने यानी कि ट्रस्ट के माध्यम से या NGO के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करवाई है। अभी हाल ही में मामला आया था, महाराष्ट्र में 5 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, वो भी अपने राजस्थान का एक गांव था, गांव का नाम याद नहीं आ रहा। तो महाराष्ट्र से वहां पे 5 करोड़ रुपए आए थे, तो जब लेन देन उसमें ज्यादा हुए तो वह बैंक की निगरानी में आ गया और उसे दबोच लिया गया था। म्यूचुअल फंड क्या है? इसके प्रकार लिखिए। म्यूचुअल फंड देखिए,
म्यूचुअल फंड एक सामूहिक निवेश योजना है जिसके अनेक निवेशकों का पैसा मिलाकर शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर आदि में लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड के द्वारा आप निवेश कर सकते हैं। ये एक निवेश योजना है जिसमें आपने जो पैसे निवेश में लगाए हैं वो पैसे अलग अलग निवेशकों का पैसा जो होता है अपना दिया हुआ वो अलग अलग टर्म्स के माध्यम से शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में लगाया जाता है, जिससे वहां से जो प्रॉफिट गेन करते हैं उसका कुछ परसेंट हमें रिटर्न में दिया जाता है। तो होता है आपका म्यूचुअल फंड के द्वारा। इसके देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। इक्विटी फंड है, डेट फंड है, बैलेंस्ड फंड, इंडेक्स फंड और SIP आधारित फंड होता है। इसमें सबसे अच्छा होता है आपका SIP आधारित फंड। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन, डिजिटल भुगतान प्रणाली, डिजिटल पेमेंट सिस्टम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कैसे लाभकारी है। तो यह क्या करता है, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहा है, कर चोरी व भ्रष्टाचार पर रोक है, लेन देन में पारदर्शिता हो रही है, ग्रामीण और शहरी में जो अंतर था लेन देन का, बैंकिंग का जो अंतर था, जो कमी थी बैंकों की, वह भी कम हो रही है। इसके अलावा UPI, APS, भीम, रुपे जैसे साधनों से तेज व सुरक्षित भुगतान हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वह अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या है। ये RBI द्वारा जारी नियम व दिशा निर्देश है जिनका पालन बैंकों को करना ही होता है ताकि बैंकिंग प्रणाली स्वस्थ और पारदर्शी बनी रहे। पूंजी पर्याप्तता, NPA की पहचान, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, जोखिम प्रबंधक मानक, इन सबको हर प्रत्येक बैंक को ये मानना ही पड़ेगा। इन सबको जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चारों चीजें, पूंजी पर्याप्तता, NPA की पहचान, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, जोखिम प्रबंधक मानक, इन चारों दिशा निर्देशों को बैंकों को मानना पड़ेगा क्योंकि ये किसने जारी किए हैं, RBI ने जारी किया है। ये एक रूपरेखा, एक प्रणाली है जिसके अनुसार जो बाकी के बैंक होते हैं उनको इसी अनुसार काम करना होता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में अंतर। तो प्राथमिक बाजार क्या होता है, जब कंपनी पहली बार जनता को शेयर, डिबेंचर बेचती है, IPO। जब फर्स्ट टाइम कंपनी मार्केट में शेयर इश्यू करती है तो वह प्राथमिक बाजार होता है। द्वितीय बाजार होता है पहले से जारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE से स्टॉक खरीद रही है, BSE से खरीद रही है, यानी कि पहले से आपने सिक्योरिटीज इश्यू कर रखी है उनको ही वापस, जैसे आपने फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू किए, उसके 10 साल 15 साल बाद में आपकी कंपनी स्टेबल हो गई, 5-6 साल में प्रॉफिट अच्छा गेन कर रही है, तो क्या करना चाहिए, कंपनी चाहेगी कि पूरे शेयर अपन वापस से खरीद ले। तो एक अच्छी कीमत लगा करके कंपनी अपने शेयरों को वापस से खरीदेगी। तो जो ये कर रही है वह क्या, उसका द्वितीय बाजार है। माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं MFI ग्रामीण विकास में कैसे सहायक है। गरीबों को बिना गारंटी के छोटे ऋण उपलब्ध करवाते हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं, स्वरोजगार व लघु उद्योग को प्रोत्साहन करते हैं, वित्तीय समावेशन को बढ़ाते हैं। इस प्रकार माइक्रो फाइनेंस ग्रामीण विकास में सहायता प्रदान करते हैं। फिर बेसल नॉर्म्स क्या है, बैंकिंग क्षेत्र में इनका क्या महत्व होता है। तो बेसल नॉर्म्स एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो बैंकों की पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षण से संबंधित है। इसके महत्व है बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाना, वैश्विक स्तर पर विश्वसनीयता को बढ़ाना, आर्थिक संकट से निपटने की क्षमता भी ये प्रदान करता है। ये क्या है, बेसल नॉर्म्स एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो बैंकों की पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षण से संबंधित होता है। फिर लास्ट पर्सन आपका फिनटेक। फिनटेक क्या है, फिनटेक यानी कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। तो देखिए फिनटेक का अर्थ है फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक के उपयोग से वित्तीय सेवाओं को तेज, सुरक्षित और सरल बनाना। उदाहरण इसका फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, UPI आदि सेवाएं। इसके अलावा पॉलिसी बाजार, बीमा सेवाएं आती है जिसमें, और इसके अलावा जेरोदा, ग्रो ऐप या आदि जो ट्रेडिंग ऐप होते हैं वो सब इसमें आते हैं। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। इन 10 प्रश्नों को अच्छे से समझे। धन्यवाद।